श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी। आज हम कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही थी। हमने उसमें कुछ टॉपिक बताया था। आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक है कि गृह व्यवस्था के उद्देश्य, कि हमारा गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। मतलब घर में हम व्यवस्था करने का हमारा उद्देश्य उसका कुछ रहता है ना, बिना उद्देश्य के हम लोग कोई कार्य करते हैं नहीं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया है गृह वातावरण को उत्तम बनाना। गृह वातावरण को उत्तम बनाना यानी पारिवारिक सुसमृद्धि के लिए अति आवश्यक क्या होता है कि गृह वातावरण उत्तम हो। भौतिक संपन्नता के साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण का सौहार्दपूर्ण होना भी परम आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार में अनुशासन तथा मूल्यों की स्थापना होती है। परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध स्नेहपूर्ण तथा पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर स्थापित होने चाहिए। ठीक है, फिर है दूसरा है सर्वांगीण विकास। एक कुशल गृह व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य यह होता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सुखद वातावरण उत्पन्न करके उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास मतलब यही होता है ना कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास और आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास दोनों हो। ठीक है, तीसरा है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय। परिवार के सदस्यों की प्रायः सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का व्यय आवश्यक होता है। धन की प्राप्ति के लिए पारिवारिक आय के रूप में होती है, परंतु पारिवारिक आय सदैव सीमित ही होती है तथा पारिवारिक आवश्यकताएं असीमित हो सकती हैं। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय ही है। जैसे अगर हम लोग परिवार में हैं तो अगर हमारा पारिवारिक आय आ रहा है तो उसको हम लोग को विवेकपूर्ण यानी अपने बुद्धिमत्ता मतलब सही तरीके से पैसे को खर्च करना चाहिए। ठीक है, चौथा है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता गृह व्यवस्था का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि गृह के विभिन्न कार्य इतनी कुशलता से किए जाए जिससे परिवार के धन, समय व श्रम की बचत हो। जैसे हम लोग कार्य करते हैं तो इस तरीके से कार्य को करना चाहिए कि जिससे हमारा समय और श्रम दोनों बचत हो। ठीक है, अगला है हेडिंग विश्राम तथा मनोरंजन। विश्राम तथा मनोरंजन क्या होता है कि गृह व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि गृहिणी को सब कार्य संपन्न करने के उपरांत कुछ समय विश्राम तथा मनोरंजन के लिए भी प्राप्त हो सके। विश्राम व्यक्ति को दोबारा कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम लोग कार्य करके थक जाते हैं, अगर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर उठ के अगर कार्य करते हैं तो वह जितनी एनर्जी मतलब कि हमारी ख़त्म हो रहती है फिर उससे हमारी एनर्जी वापस आ जाती है। ठीक है, फिर है अगला है छठवां है समाज सेवा, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समाज व समुदाय से भी संबंधित होता है। गृह कार्य इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्य क्या होने चाहिए, अपना सब कुछ समय समाज सेवा तथा अन्य आत्मीय जनों के संपर्क में निकाल सके, एक दूसरे के घर आ जा सके, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन सके तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से आत्मसंतुष्ट प्राप्त कर सके। ठीक है, फिर है देखिए अगर मान लीजिए व्यक्ति है परिवार मतलब समाज सेवा परिवार के साथ साथ समाज में भी समुदाय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि है परिवार में तो भी उसको समाज में से संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए अगला हेडिंग है गृह व्यवस्था के सिद्धांत। गृह व्यवस्था के सिद्धांत में गृह व्यवस्था का सिद्धांत क्या है कि परिवार, इसमें देखिए पहला है हेडिंग गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति करना सफल गृह कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत होता है। ठीक है, गृह कार्य व्यवस्था का मतलब सिद्धांत यह है कि हमारा सबसे आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ों की सफलतापूर्वक कार्य व्यवस्था को संपन्न करना है। दूसरा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत गृह व्यवस्था में उचित व्यय करते हुए कुछ न कुछ बचा लेना ही अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आवश्यक पहलू होता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था हमारे क्या होती है कि हमारे पास अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग कुछ बचा के पैसे को रखते हैं, तभी हमारी अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, फिर तीसरा है श्रम व समय की बचत के सिद्धांत। श्रम व समय गृहिणी में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह कार्य करते समय
श्रम व समय की बचत करके, ताकि बचे हुए समय की किसी अन्य प्रकार के से उपयोग में किया जा सके। ठीक है, जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको अगर मान लीजिए हम लोग जल्दी से अगर हमारा काम समाप्त हो गया है तो हम उसी समय में अगले कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे समय और श्रम की दोनों की बचत हो जाती है। फिर है अवकाश व मनोरंजन के सिद्धांत। गृहिणी को गृह कार्य के पश्चात शारीरिक व मानसिक थकान होती है। ठीक है, अतः उसे आराम की भी क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। तो उसके साथ साथ अवकाश के समय मनोरंजन भी आवश्यक होता है। मनोरंजन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, टेलीविज़न आदि। जैसे अगर मान लीजिए छुट्टियां हैं तो व्यक्ति क्या करता है, घर के कार्य के साथ साथ गृहिणी क्या करती है, मनोरंजन का भी आनंद लेती है। ठीक है, और वह सीधे सीधे कार्य कर मतलब कि अपने मनोरंजन से ही अपने जैसे पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, टेलीविजन जो भी है, मोबाइल पर जो कुछ भी है, तो उससे भी वो अपना क्या करती है, मनोरंजन कर लेती है। ठीक है, फिर है देखिए अगला हेडिंग है हमारा गृह व्यवस्था के साधन। गृह व्यवस्था के साधन में देखिए यहाँ हमने चार्ट बनाया है। ठीक है, कुछ गृह व्यवस्था के साधन में देखिए कि गृह व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों के अभाव में उन कार्यों को कर पाना असंभव है। साधन इस प्रकार होते हैं, यानी गृह व्यवस्था के साधन देखिए चार्ट है कि इसमें देखिए 3 है, भौतिक साधन है, मानवीय साधन है और सार्वजनिक साधन है। देखिए भौतिक साधन में क्या क्या आते हैं, घर की बनावट तथा उपर्युक्त स्थिति। ठीक है, फिर है दूसरा है पारिवारिक आय, तीसरा है आधुनिक यंत्र या उपकरण। फिर तीसरे में है मानवीय साधन में, दूसरे में देखिए पहला इसमें दिया है परिवार में सदस्यों की संख्या, दूसरा है रुचि, तीसरा है व्यवहार व मनोवृत्त, फिर चौथा है ज्ञान व प्रवीणता। ठीक है, फिर है सार्वजनिक साधन, उसमें क्या क्या आते हैं, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, डाकघर, बीमा, यातायात के साधन, धार्मिक स्थल, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित कार्यालय। ठीक है, तो यह था हमारा कि मतलब कि गृह व्यवस्था के कौन कौन से साधन किस तरीके किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए मानवीय साधन जो मनुष्यों द्वारा, जैसे कि परिवार में सदस्यों की संख्या या किसके हैं, मानवीय साधन। फिर परिवार में सदस्यों की रुचि होती है, व्यवहार भी मनुष्यों द्वारा होता है, ज्ञान की प्रवीणता मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फिर है देखिए भौतिक साधन में भौतिक साधन में जैसे आपके आ जाएंगे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, ये सब। ठीक है, जो घर की बनावा यानी घर भी आ जाएगा हमारा भौतिक साधन। फिर पारिवारिक आय, जैसे कि हम लोग पैसा आता है तो वह हम लोग परिवार में यूज़ करते हैं, तो वह क्या होता है, पारिवारिक आय। आधुनिक यंत्र या उपकरण, आप लोगों को पता है कि आधुनिक यंत्र यानी इस समय जो मतलब कि कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो मतलब वाशिंग मशीन, जो ये सब क्या है, हमारे आधुनिक यंत्र हैं। ठीक है, फिर सार्वजनिक साधन में देखिए आइए, इसमें आते हैं विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, ठीक है, बैंक, डाकघर, बीमा, यातायात के साधन, धार्मिक स्थल, विद्युत, टेलीफोन, ये सब हमारे किस में आते हैं, सार्वजनिक, जो कि यह व्यक्ति को आवश्यक है इस चीज़ की। जैसे सार्वजनिक में हो गया कि विद्यालय सबको जाना है, अस्पताल हर सबको ज़रूरत है, पुस्तकालय यानी पढ़ने के लिए, बैंक, डाकघर, बीमा ये भी है, यातायात के साथ कहीं आने जाने के लिए हम लोगों को यातायात की व्यवस्था चाहिए, साधन चाहिए, धार्मिक स्थल यानी पूजा पाठ, मंदिर, ये सब जाते हैं, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित कार्यालय यानी विद्युत मतलब कि जो हम लोग बिजली यूज़ कर रहे हैं हम, फिर टेलीफोन से संबंधित जितनी बातें सब कर रहे हैं हम लोग, या किसके द्वारा हो रहा है, सार्वजनिक साधन। ये सब हमको मतलब कि गृह व्यवस्था के साधन है। ठीक है, तो इसमें गृह व्यवस्था के साधन में 3 है, कंपल्सरी जान लीजिए आप लोग, 3 है, भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन, कि इसमें क्या क्या हमारे आते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था। ठीक है, आज धन्यवाद।